शीशे से बना आसमान को छूता हुआ ब्रिज जिसके अतराफ से पानी के फव्वारे छूटते हैं, और एक ऐसा ब्रिज जिसे जब तक आप देख नहीं लेंगे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन ही समझेंगे। आज की इस वीडियो में आप सैर करेंगे ऐसे ही दिलचस्पो अजीब ब्रिजेस की। नाजरीन, शायद इन ब्रिजेस को जाकर देखना तो आपको मुयस्सर ना हो, लिहाजा आप तसल्ली से बैठकर इस वीडियो को एंड तक देखिए और घर बैठे ही इनके मंजर से लुत्फ उठाइए। ज़ेंगजियाजी ग्लास ब्रिज चाइना का सबसे ऊंचा और खतरनाक ब्रिज है। ये ब्रिज आम ब्रिजेस से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि इस ब्रिज के बॉटम को बनाने के लिए किसी लकड़ी या स्टील का नहीं बल्कि इंतहाई नाजुक समझे जाने वाले मटेरियल ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। जब आप इस ब्रिज पर चलते हैं तो अपने पाँव के नीचे जो जमीन आपको दिखाई देती है वो तकरीबन 1000 फुट नीचे होती है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि क्या शीशे के ब्रिज पर इस तरह चलना सेफ हो सकता है, तो जनाब इस ब्रिज के मालिक ने इसी खदशे को दूर करने के लिए इस ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर ब्रिज के स्टाफ से भरी हुई गाड़ी चलाई। इसके अलावा चंद वॉलंटियर्स को बुलाकर उनसे कहा गया कि वो हथौड़ों से इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करें। हथौड़े लगने पर शीशे की ऊपर वाली सतह पर क्रैक तो आए, लेकिन स्ट्रक्चर अपनी जगह पर मौजूद रहा। इस ब्रिज के शीशे की मजबूती की वजह यह है कि इसमें लगा हुआ शीशा 2 इंच मोटा है और इतने मोटे शीशे की भी 3 लेयर्स लगी हुई हैं। आप लोगों की मालूमात के लिए बताता चलूं कि ज़ेंगजियाजी ग्लास ब्रिज दुनिया का वाहिद ग्लास ब्रिज नहीं है, बल्कि इस तरह के और भी बहुत से मारूफ ग्लास ब्रिजेस पाए जाते हैं। सिर्फ चाइना में कुल मिलाकर लगभग 2300 ग्लास ब्रिजेस पाए जाते हैं। इसी तरह का एक ग्लास ब्रिज चाइना के सूबे हेबे में टाइहेंग माउंटेन पर भी पाया जाता है। ये ब्रिज थ्रिल और एडवेंचर को एक और नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला गया है। इस ब्रिज के शीशे में स्पेशल सेंसर्स लगे हुए हैं जो ऊपर वजन महसूस करने पर टूटकर चटकने की आवाजें देने लगते हैं। ये मंजर देखकर लोगों के ओसान खता हो जाते हैं और वो समझते हैं कि अब बस उनका चल चलाव है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाजरीन से ये दरखास्त करूंगा कि वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं। फ्लोटिंग ब्रिज चाइना के सूबे हुबे में वाक़े है। ये 4.5 मीटर चौड़ा और 500 मीटर लंबा है। इसे 2 सरसब्जो शादाब पहाड़ों के बीच में बहने वाले दरिया के ऊपर बनाया गया है। जैसे जैसे दरिया मुड़ता है वैसे वैसे ये ब्रिज भी मुड़ता है। जब इस ब्रिज पर से कोई गाड़ी गुजरती है तो नीचे पानी में लहरों को बनते हुए साफ देखा जा सकता है। इस ब्रिज को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर ही बनाया गया है और इस ब्रिज पर बैक वक्त 10,000 लोग सफर कर सकते हैं। इस ब्रिज पर पैदल चलते या गाड़ी चलाते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप घने सरसब्जो शादाब पहाड़ों के बीच पानी की सतह पर चल रहे हों। बेनपो ब्रिज साउथ कोरिया का फव्वारों वाला और रंग बिरंगी रोशनियों से झिलमिलाता हुआ ब्रिज है। 570 मीटर इस ब्रिज में पानी के 380 फव्वारे और मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां लगी हुई हैं। दिन और रात को ये फव्वारे और रोशनियां मुख्तलिफ तरह के शो दिखाते हैं। अगरचे दिन को भी फव्वारे मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन इस ब्रिज की असल खूबसूरती रात के वक्त नजर आती है जब इस पुल के पास म्यूजिक बजने लगता है और उस म्यूजिक के रिदम के साथ पानी के फव्वारे और मुख्तलिफ रंगों की 200 रोशनियां रक्स करती नजर आती हैं। रोलिंग ब्रिज लंदन में वाक़े है और इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये बाकी ब्रिजेस की तरह अपनी जगह फिक्स नहीं रहता, बल्कि रोल होकर एक सर्कल की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। आप सोच रहे होंगे कि इस बेमकसद करतब दिखाने वाले ब्रिज को आखिर क्यों कर बनाया गया होगा, तो लीजिए मैं ये भी अर्ज किए देता हूँ। इस ब्रिज को ग्रैंड यूनियन नहर के ऊपर लोगों के गुजरने के लिए बनाया गया था, लेकिन मसला ये था कि इस ब्रिज के नीचे से कश्तियों को भी गुजरना होता था और उनके गुजरने के लिए इस ब्रिज के नीचे जगह नाकाफी थी। लिहाजा एक ऐसे डिजाइन का ब्रिज बनाया गया जो आम हालत में बाकी ब्रिजेस जैसा होता है, लेकिन कश्ती गुजरने के वक्त फोल्ड हो जाता है। द मोजेस ब्रिज नेदरलैंड्स का एक ऐसा ब्रिज है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है और लकड़ी से बनाया गया है। अगर आप इस ब्रिज पर से गुजरें तो इसके गिर्द पानी को छू भी सकते हैं। इस ब्रिज को अकोया लकड़ी से बनाया गया है जो जमीन के अंदर और पानी में खराब नहीं होती।
इस लकड़ी की वजह से ही इस ब्रिज का डिजाइन मुमकिन हो सका है। इस ब्रिज का कॉन्सेप्ट बाइबल में जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से लिया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के हमराह समंदर के सामने पहुंचे तो अल्लाह ताला ने समंदर को फाड़कर उसके बीचों बीच आपके लिए रास्ता बना दिया। आपके गुजरने के बाद जब फिरौन ने अपनी फौज के हमरा उसी रास्ते से गुजरना चाहा तो अल्लाह ताला ने समंदर के पानी को आपस में जोड़ दिया और इस तरह फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ गर्क हो गया। अगर आप किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरें तो आप बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे होते कि वहां कोई मार्केट या शॉप होगी, लेकिन सदियों पहले किसी पुल की दूसरी मंजिल पर दुकानों और घरों का खड़ा होना एक आम बात थी। ऐसे ब्रिज की एक मिसाल अब भी इटली में मौजूद है। इस ब्रिज को पोंटे वेकियो कहा जाता है। इस ब्रिज को 1345 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस पुल पर मौजूद दुकानें पहले लोहारों, कसाईयों और चमड़ा रंगने वालों के पास थी, लेकिन उनके काम की वजह से यहाँ शोर बहुत होता था। चुनांचे इसी वजह से इन दुकानों को उनसे खाली करवाकर उन्हें ज्वेलर्स और आर्ट क्राफ्ट वालों के हवाले किया गया। फालकिर्कवील स्कॉटलैंड में वाक़ है। इसे देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सच में मौजूद है। इस किस्म की टेक्नोलॉजी सिर्फ फ्यूचरिस्टिक मूवीज में ही देखने को मिलती है। ये दरअसल एक ब्रिज नहीं बल्कि कश्ती को ऊपर ले जाने वाली लिफ्ट है। ये लिफ्ट ऊपर और नीचे दो मुख्तलिफ नहरों को आपस में जोड़ती है। ये लिफ्ट नीचे कश्ती को पानी समेत उठा लेती है और फिर ऊपर ले जाकर उसे एक दूसरी नहर में छोड़ देती है। इस ब्रिज का इफ्तिताह सन 2002 में किया गया था। नाजरीन, इन सब ब्रिजेस में से सबसे वंडरफुल ब्रिज आपको कौन सा लगा है, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, फिरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? क्या फिरौन के बाल और नाखून बढ़ते हैं? फिरौन की लाश कब, कैसे और कहां से मिली? फिरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या यह सही है कि फिरौन की लाश मिस्र के एक म्यूजियम में रखी हुई है? क्या वो अब भी लाश है या ममी है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि उसकी लाश कयामत तक रखी जाएगी? इस हवाले से ईसाइयों और यहूदियों का क्या अकीदा है और मुसलमानों का क्या अकीदा है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको फिरौन के गर्क होने और उसकी लाश के हवाले से हैरान कुन हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, साल 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या उनकी बाकियात कहाँ हैं, या कहीं हैं भी या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़या का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ एक फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। मगर उसके बाद उसका क्या हुआ था, इस बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ। मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी गई थी, जिसकी किसी को समझ नहीं थी। कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून। सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। नाजरीन, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूब कर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फिरौन की लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया।
فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ہنوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ناظرین، سال 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ ناظرین، احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا، اور اس سلسلے میں فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کے لیے فرعون کی ممی یعنی اس لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ زیر نظر تصویر میں آپ اس وقت کا بنایا ہوا فرعون کا پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔
उसने उस ममी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में तफसील से दर्ज हैं। उसे इल्म था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने उस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयात 90 ता 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हुनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़े था। नाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, मकाम और मर्तबा है कि उसने फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया और उस परवरदिगार आलम के मुकाबले में आया, उसकी लाश को क़यामत तक निशान इबरत बना दिया। फिरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है, लगता है अभी किसी ने उसको सुलाया हो। उसके बाल और नाखून बढ़ते हैं, बल्कि उसकी नाश पर गोश्त बढ़ता है और बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को उसी म्यूजियम में चूहे रखे हुए हैं जो उसके ऊपर छोड़े जाते हैं और वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है और उसको दोबारा शीशे में रखा जाता है। नाज़रीन, फिरौन की लाश के बाल बिल्कुल सही, आंखें, हर चीज बिल्कुल सही सलामत। वो लगता नहीं कि ये 3500 साल पुरानी ममी है। ममी और लाश में फर्क होता है। ऐसा लगता है कि ये नई और ताज़ा लाश है। मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे आका करीम नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 2000 साल का फर्क है। मैं तुम्हारे जिस्म को निजात दूंगा और लोगों को कहूंगा कि देखो ये अंजाम है खुदाई का दावा करने का। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए परवरदिगार आलम, तू फिरौन को इतनी मोहलत क्यों देता रहा? वो तो कहता था मैं खुदा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये कमबख्त अपनी रियाया में अदल करता था, इसलिए इसको मैं मोहलत देता रहा। जब इसने जुल्म किया तो फिर पकड़ा। नाज़रीन, फिरौन की लाश के हवाले से ईसाइयों और यहूदियों का ये अकीदा है कि फिरौन पानी में गर्क होकर हलाक नहीं हुआ था, बल्कि वो उस वक्त बच गया था और बाद में तिबी मौत मरा। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात के मुताबिक मुसलमानों का ये अकीदा है कि फिरौन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक उसकी लाश को निशान इबरत बना दिया। नाज़रीन, फिरौन की मम्मी नहीं बल्कि लाश है। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई कि इंटरनेट की एक क्लिक पर, रसाइल और जराइद पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने पिच की काबिल तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मूरस ने आयात का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह का नबी इमामुल अंबिया जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है। कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।